आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द रशियन रिवॉल्यूशन। ये जो टॉपिक है आपका बेसिकली क्लास 9th में है, चैप्टर नंबर 2 है कि कैसे किस तरीके से रशिया में क्रांति हुई थी, किस तरीके से रशिया में रिवॉल्यूशंस हुए थे। ठीक, तो वीडियो को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले अपना जो चैप्टर है उसमें टॉपिक आता है सोशलिज्म इन यूरोप, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, सोशलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, जैसे को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समाजवाद, कि समाजवाद की स्थापना यूरोप के अंदर कैसे हुई। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। ठीक, अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि इकोनॉमीज हमारे यहाँ 3 तरह की हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इसको बोलते हैं पूंजीवाद हिंदी में, मैं भी सब समझाऊंगा। सोशलिज्म होती है समाजवाद, दैट इज वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, एंड कम्युनिज्म होती साम्यवाद। ये भी सोशलिज्म से ही निकला हुआ एक रूप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म हमारा जो कंसेप्ट था वो कार्ल मार्क्स ने दिया था, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला और बड़ा कंसेप्ट कैपिटलिज्म। नाम से आपको क्या लग रहा है, सबसे पहले नाम को देखिए, कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पैसा। ये एक ऐसी सोसाइटी है जो कि सिर्फ किस पे फोकस करती है, प्रॉफिट पे फोकस करती है। इनका मेन उद्देश्य क्या है, सिर्फ हमें पैसा कमाना है और हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का फीचर होता है कि वो प्रॉफिट मोटिव होते हैं। उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट। उन्हें कोई मतलब नहीं कि वर्कर्स किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से हमारा अदर स्टाफ रह रहा है, कितनी दिक्कतों में वो रह रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। सपोज दैट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या है, अगर वो 1,000 रुपये कमाते हैं या कोई फैक्ट्री 10,000 रुपये का प्रॉफिट उन्हें देती है, तो उसमें से वो 9,000 तो अपने पास रखते हैं और 1,000 रुपये बाकी सब में बांट देते हैं। तो ये होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जो टोटली किस पे वर्क करती है, प्रॉफिट पे वर्क करती है। ये हमें याद रखना है कि अगर 10,000 का फायदा हुआ है तो भैया एटलीस्ट सारे के सारे उन्हीं के, सिर्फ थोड़ा बहुत ही मिलता है जो कि बेचारे वर्कर्स को मिलता था। ये क्लास बेस्ड सोसाइटी है। अगर आप क्लास बेस की बात करें तो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स जो कि अपने ज़मीनों पर काम कराते थे लोगों से, या हम कह सकते हैं अपने ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट की वो अपने फैक्ट्री में वर्कर्स को रखते थे जस्ट टू अर्न दी प्रॉफिट एंड नथिंग एल्स। कि इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन दी हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कि सब कुछ किसके हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। ये कैपिटलिज्म की बात है कि मेजर मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। सोशलिज्म का कोई मतलब नहीं है, इन्हें समाज से कोई मतलब नहीं, इन्हें अपनी जेब भरनी है। दैट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसमें कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्यों आई है, क्योंकि अगर हम देखें मिड 18th सेंचुरी के आसपास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में बहुत तेजी से हो रहा था, इस वजह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आई हमारी। और आज के टाइम में अगर हम देखें तो आप ये देख रहे हो ना, ये सारे शोरूम्स, आप चाहे लिवाइस का ले लो, डब्लू का ले लो, ये जो आपको शोरूम्स दिख रहे हैं ना, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक फ़ायदा भी है कि हमें बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। ये सारे मॉल्स, ये सब लोग कैपिटलिस्ट हैं। इनका मेजर मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। और क्या मोटिव है आप बताओ, आप यहाँ जाओगे तो आपको 10 तरीके के ब्रांड्स मिल जाएंगे, 10 तरीके के कपड़े मिल जाएंगे, 10 तरीके के चश्मे मिल जाएंगे। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं ये किसी के लिए बहुत अच्छा है और किसी के लिए उतना ही खराब है, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब क्या हुआ, जस्ट टू अर्न दी प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। हमारा मेजर मोटिव क्या है कि हम सिर्फ प्रॉफिट कमाएं, और हमें जो अगर 10,000 या 15,000 का बेनिफिट होता है तो वो हम किस में ले, हम अपने पास ही रखें। हाँ, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा हम वर्कर्स को भी दे दें। दैट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब बात आती है सबसे अच्छी, जिसपे हमारा पूरा इंडिया चलता है और भारत चलता है, दैट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो इसका सीधे सीधे मतलब क्या है, समाजवाद, वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। ये वेलफेयर स्टेट की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हम सोसाइटी के लिए काम करें। इसमें कोई ऐसी क्लास बेस्ड सोसाइटी नहीं है, क्लास लेस सोसाइटी है। इसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंसेस नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है। इसमें पॉपुलेशन ना कलेक्टिवली ओन्स एंड कंट्रोल्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट के पास होगा, यहाँ सभी के पास अपने अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं, सब लोग अपना काम कर सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे फैक्ट्री अर्न करती है 10,000 रुपये,
सपोज दैट प्रॉफिट अर्न हुआ तो वो 10,000 रुपये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो 10,000 रुपये आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, थोड़े बहुत गवर्नमेंट रखेगी, बाकी आपको मिल जाएगा। दैट इज सोशलिज्म। कैपिटलिस्टिक की बात नहीं हो रही है यहाँ। क्या है कि पॉपुलेशन कलेक्टिवली ओन्स एंड कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजल्ट इज प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल का मतलब क्या है, सब बराबरी से बट जाएगा। समाजवाद, वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है। आजकल क्या है कि बड़े बड़े सिस्टम्स में आप देखो तो अगर हम ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ कैपिटलिस्टिक प्लस सोशलिस्टिक दोनों ही तरह की सोसाइटी प्रिवेल करती हैं। ये लोग भी अब सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप एक फंडा जानते होंगे, उसे हम बोलते हैं CSR। CSR क्या है, भारत में हर कंपनी, इवन देन प्राइवेट पब्लिक, उन्हें CSR करना पड़ता है। CSR का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि कॉरपोरेट की भी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें निभानी है। कॉरपोरेट मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो सकता है या पब्लिक सेक्टर हो सकता है। देखो, इसमें कोई भी प्रॉफिट मोटिव की बात नहीं होती है, कोई प्रॉफिट नहीं है। गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, आप वहाँ काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। क्लास लेस सोसाइटी है, कोई क्लास का सिस्टम नहीं है, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन दी हैंड ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज एंड कोऑपरेटिव्स। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में, पब्लिक एंटरप्राइज या फिर कोऑपरेटिव्स के हाथ में। कोऑपरेटिव्स भी वही होते हैं, जैसे अमूल है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये कोऑपरेटिव है। ये वर्क करता है कि सब लोग आपस में मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेटिव है, और प्लस प्रॉफिट्स आपस में शेयर करते हैं। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मस्ट बी देयर। अब सोशलिज्म में क्या होता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। आई होप कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो एग्जिस्ट नहीं करता। इनका मतलब है कि भैया पैसा ही ना हो, ऐसा कैसे, इनका मतलब है गवर्नमेंट ही ना हो, इनका मतलब है क्लास लेस सोसाइटी हो। यहाँ ये बोला गया है कम्युनिज्म में कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब लोगों के पास अपने अपने होने चाहिए, किसी ग्रुप के पास ना हो, सबके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अपने अपने होने चाहिए। ये कब बोला गया था, ये कम्युनिज्म का कंसेप्ट आया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे, कार्ल मार्क्स ने दिया था। मतलब एक इतना आइडल समाज कि जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सबके अपने अपने हैं, सब अपने आप काम कर रहे हैं, और इसमें इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया था कि जो आउटपुट आएगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे सोशलिज्म में हमें पता था कि 10,000 रुपये हमने कमाए, कंपनी ने कमाए तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कैपिटलिस्टिक में क्या था कि 10,000 हमने कमाए तो 9,000 तो एंटरप्रेन्योर ने रखे, 1,000 रुपये बट गए। कम्युनिज्म में ये नहीं बताया, बस ये बताया कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय द पीपल एंड नॉट बाय एनी ग्रुप। हर बंदे के पास अपने अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए। एक बहुत ही आइडल समाज जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट इज कम्युनिज्म। और इन्होंने जो आउटपुट आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये नहीं बताया। समझ गए, क्लासलेस सोसाइटी होगी, पैसा ही ना हो, कोई गवर्नमेंट ही ना हो, सब लोग अपने अपने कमाएं और अपना अपने पास रखें, दैट इज कम्युनिज्म, ठीक है। अब इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट आता है दैट इज मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स ने जैसे दिया था, तो मार्क्स ने सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस किया था, फैक्ट्री वर्कर्स पे किया था। मैंने बताया था आपको क्यों, क्योंकि मार्क्स उस समय आए थे, उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत लैम्प लाइट में था। उन्होंने बोला, मार्क्स ने बिलीव दैट वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू फ्री फ्रॉम कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट सोशलिस्टिक सोसाइटी। इन्होंने बोला कि वर्कर्स को खुद ही लड़ना होगा और अपने लिए एक सोशलिस्टिक सोसाइटी बनानी होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, वो गलत है। आप ये समझो कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म 99% एक ही बात है। बस कम्युनिज्म में क्या है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सभी बंदों के पास होना चाहिए, अपना अपना। सोशलिज्म में क्या बोला गया कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट में ना हो, गवर्नमेंट बॉडीज पे हो सकता है या कोऑपरेटिव्स पे हो सकता है, ठीक है, या आपका अपना भी हो सकता है। लेकिन उसमें बोला गया है कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई कोऑपरेटिव नहीं है, सबके अपने 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 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है कम्युनिज्म में, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अब देखो, मार्क्सिज्म में यही बोला गया कि मार्क्सिज्म फोकस्ड ऑन फैक्ट्री वर्कर्स, उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था, और उन्होंने बोला कि वर्कर्स को खुद ही सोशलिस्टिक सोसाइटी बनानी पड़ेगी। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म अपनी बुक में बताया दैट इज द दास कैपिटल,
और उन्होंने एक ऐसे भी लिखा है दैट इज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये ऐसे है, ठीक है। कम्युनिज्म, समझ रहे हैं आप, कम्युनिज्म का मतलब क्या है, सोशलिज्म का एक बिगड़ा हुआ रूप, एक अच्छा रूप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा आइडियल समाज जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हर बंदे के पास अपने अपने हैं, कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। मार्क्सिज्म फोकस ऑन प्रोलेटेरिएट, ये टर्म आपको मिलेगी अक्सर। तो प्रोलेटेरिएट का मतलब होता है वर्कर्स और बुर्गेस का मतलब होता है कैपिटलिस्ट, इन दोनों पे उसने फोकस किया था। कैपिटलिस्टिक को हटाओ, कैपिटलिस्टिक को हटाना है और वर्कर्स को एक सोशलिस्टिक समाज बनाना है। ये किसने बोला था, कार्ल मार्क्स ने, ये हमें याद रहेगा। कार्ल मार्क्स की बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एनटीएससी में। कार्ल मार्क्स ने जो ऐसे लिखा था वो पूछा जाता है, दैट इज द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट कर नहीं पाई और बहुत मुश्किल थी एग्जिस्ट करानी। अब भाई थोड़ा सा हम आगे बढ़े और एज ऑफ सोशल चेंज आई, किस तरीके से समाज बदला। तो 3 ग्रुप बने हमारे यहाँ, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। ये तो नाम से ही क्लियर है कि ये निगेटिव है, कंजर्वेटिव मतलब इनकी सोच निगेटिव है, ठीक है, कंजर्वेटिव्स हैं ये। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ये समझ में आ रहा है, नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब भैया आए लिबरल्स, ये कुछ ग्रुप्स थे वहाँ पे यूरोप के अंदर जो अपनी अपनी अप्रोच रखते थे। लिबरल्स कुछ कहते थे, रेडिकल्स कुछ कहते थे, कंजर्वेटिव्स कुछ कहते थे। तो लिबरल्स की पहला रूल है कि दे फॉलो सेक्युलर अप्रोच, इनके हिसाब से सेक्युलर सिस्टम होना चाहिए। अब आप लोग हमें ये बताओ कि सेक्युलर टर्म या सोशलिस्ट टर्म प्रियम्बल में ऐड किया गया है किस अमेंडमेंट से, ठीक है। अब चलो, अब देखो सोशलिस्ट और सेक्युलर टर्म प्रियम्बल में किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, ये पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टर्म, ये याद रखना है, ठीक है। फॉलो सेक्युलर अप्रोच, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, डायनेस्टिक रूलिंग नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, सब कुछ बढ़िया हो, जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए। बस इन्होंने यही एक बात निगेटिव बोली थी। ये क्या बात इन्होंने निगेटिव बोली थी भाई, ऐसी ये बोला था इन्होंने निगेटिव, इन्होंने बोला था कि राइट टू वोट सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी होल्डर्स को होने चाहिए। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। दे डिडेंट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इनके हिसाब से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कुछ नहीं होना चाहिए। राइट टू वोट सिर्फ और सिर्फ किसके पास हो, प्रॉपर्टी होल्डर्स के पास होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। यही है द एज ऑफ सोशल चेंज, जिसमें लिबरल्स की कहानी ये थी, किस तरीके से लिबरल्स ने अपना ये सारी चीज़ें हमें बताई थी, ठीक। यहां तक समझ में आई। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, राइट टू वोट प्रॉपर्टी होल्डर्स को दिया गया, दे डिड नॉट बिलीव इन यूएएफ। अब देखो दूसरा हमारा जो कम्युनिटी आ रही है वो है रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या कह रहे थे, रेडिकल्स का कहना यह था कि गवर्नमेंट जो बेस्ड होगी, जो भी गवर्नमेंट आपकी बेस्ड होगी वो हमारी कंट्रीज की मेजॉरिटी पे बेस्ड होगी। सही बात है, जो लिबरल्स ने बोला वही रेडिकल्स ने बोला कि गवर्नमेंट की जो बेस होगा वो यही होगा, कंट्री की पॉपुलेशन पे ही बेस होगी। और ये वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। ये क्या मूवमेंट है, सफ्रेगेट मूवमेंट बेसिकली क्या है, जो कि आपके वोटिंग राइट से रिलेटेड है। आपके क्या वोटिंग राइट्स हैं, आपको कैसे काम करना है, ये उससे रिलेटेड है, वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट। ये हमें याद रखना है कि वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट क्या है, वुमेन्स के वोटिंग राइट से रिलेटेड है ये वुमेन सफ्रेजेट मूवमेंट। इन्होंने भी लैंड ओनर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, इन्हें ये ना लैंड ओनर्स पसंद थे ना ही फैक्ट्री ओनर्स पसंद थे, और इन्हें यह भी नहीं पसंद था कि प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के हाथ में हो। इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी होती सोसाइटी में। देखो लिबरल्स थोड़े से अमीर क्लास थी, रेडिकल्स उससे थोड़ी सी कम और छोटी क्लास थी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि लिबरल्स का क्या मानना था और रेडिकल्स का इसमें क्या मानना था। बस रेडिकल्स में हम एक ही चीज़ देखेंगे कि ये जो है बेसिकली फोकस करते थे वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट पे। क्वेश्चन आ सकता है कि लिबरल्स रेडिकल्स में कौन इस पे फोकस करता था, तो वो कौन थे, हमारे रेडिकल्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटिव हम सब जानते हैं कि ये टोटल नेगेटिव थे,
इन्हें कोई चेंज नहीं चाहिए था। दे वर अगेंस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स। बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन दे वर अगेंस्ट एनी चेंज। देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो कंजर्वेटिव्स थे वो कोई भी चेंज नहीं चाहते थे, बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उन्हें लगा कि कुछ चेंजेस होने चाहिए। सम है, दैट इज SOME। दे वॉन्टेड सम चेंजेस बट एट ए स्लो स्पीड। चेंजेस हो कोई बात नहीं है, बट बहुत ही स्लो स्पीड पे होने चाहिए चेंजेस, ऐसा उन्होंने बोला। किन्होंने बोला? कंजर्वेटिव्स ने बोला कि चेंजेस होंगे लेकिन चेंजेस बहुत ही स्लो स्पीड पे होंगे। ठीक, क्लियर है। और जो चेंजेस होंगे उसमें हमें पास्ट को जरूर याद रखना है। पास्ट शुड बी रेस्पेक्टेड, कि ऐसा ना हो कि आप जो है पास्ट को भूल जाए ना, पास्ट आपको याद रखना है। पास्ट शुड बी रेस्पेक्टेड। ये हमारी बेसिकली थ्योरी हो गई लिबरल्स की, रेडिकल्स की और कंजर्वेटिव्स की। वो लोग किस तरीके से चीज़ों को देखते थे। अब आगे चलते हैं। अब देखो, उस समय क्या था, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी और कुछ सोशल चेंज भी आ रहे थे। आप देखो, सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं, आराम से पढ़ेंगे। इट वॉज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप। नए नए शहर बन रहे थे। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन्स, नए नए इंडस्ट्रियलाइज रीजन बन रहे थे। उससे क्या था, नई नई शहरों का, नए नए शहर बन रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा था। रेलवेज एक्सपेंड कर रहे थे और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। अब ये सारी समस्याएं हैं वर्कर्स की, ये जो लिख रखी ना, ये सब प्रॉब्लम्स हैं कि वर्किंग आवर्स बहुत लंबे थे, वेजेस बहुत कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग एंड सैनिटेशन ये बहुत ज़्यादा थी। ये बेसिकली वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी। अब ये यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। लिबरल्स एंड रेडिकल्स ये भी प्रॉपर्टी ओनर्स थे, इनके पास भी फैक्ट्रीज थी, बट इन्होंने ये सोचा कि फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन आउटपुट तभी बढ़ पाएगा कि जब वर्कर्स क्या होंगे, हेल्दी होंगे या एजुकेटेड होंगे। इन्होंने ऐसा खुद ही सोचा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आउटपुट नहीं बढ़ेगा। जब आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो हम लॉस में ही रहेंगे। तो कोशिश होनी चाहिए कि वर्कर्स जो हों हेल्दी हों और एजुकेटेड हों। और इन्होंने एक लाइन और बोली जो बहुत अच्छी लाइन है, ये पढ़िएगा। दे थिंक दैट पोजीशन इज डिपेंड ऑन मेरिट बेसिस रेदर देन ऑन बर्थ बेसिस। इन्होंने बोला कि पोजीशन हमेशा किस पे डिपेंड हो, मेरिट बेसिस पे डिपेंड होनी चाहिए, बर्थ बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। ये बात किसने बोली? ये बात बोली आपकी लिबरल्स एंड रेडिकल्स ने। ये रहे लिबरल्स एंड रेडिकल्स, इन्होंने बोली ये बात कि पोजीशन जो भी होगी वो मेरिट बेसिस पे, वो मेरिट बेसिस पे ही होनी चाहिए, बर्थ बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। द पोजीशन इज डिपेंड ऑन मेरिट बेसिस रेदर देन ऑन बर्थ बेसिस। इसका मतलब ये है कि जो क्वालिफाइड है, जो मेरिट बेस्ड है, वो ही आएगा। बर्थ बेसिस जैसे राजा का बेटा ही राजा बने फिर उसका बेटा राजा बने, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चेंज। अब ये चेंज जो लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे वो नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि अगर अभी आप लोग जब 10th में देखोगे इस चैप्टर में, तो एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। जब नेपोलियन हार जाता है तो एक ट्रीटी साइन होती है बिटवीन ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये कंट्रीज मिलकर ट्रीटी करती हैं। उस ट्रीटी के बाद फिर से कंजर्वेटिव रिजाइम पावर में आ जाती है। जब कंजर्वेटिव रिजाइम पावर में आ गई तो लिबरल्स और रेडिकल्स का तो सारा खेल ही खत्म हो गया। तो चेंजेस बेसिकली नहीं हो पा रहे थे। पोजीशन अभी भी कंजर्वेटिव ये कह रहे थे कि नहीं, बर्थ बेसिस पे ही होगी। लिबरल्स और रेडिकल्स क्या कह रहे थे? नहीं, पोजीशन आपकी किसके बेसिस पे होगी? मेरिट बेसिस पे होगी। इसी तरीके से डिस्प्यूट्स चलते रहे। अब भैया देखो, कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब सोशलिज्म किस तरीके से आया ये हम देख रहे हैं ना, कि सोशलिज्म हमारा कैसे आया। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप सोशलिज्म वॉज वेल नोन आइडिया। सोशलिज्म बढ़ने लगा। सोशलिज्म सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट में था? प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का यहाँ मतलब किसी प्रॉपर्टी से नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का यहाँ मतलब क्या है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ बेचारे वर्कर्स काम कर रहे हैं और उन वर्कर्स की कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करते हैं? अपने प्रॉफिट पे। इंडिविजुअल्स किस पे फोकस करते हैं? अपने प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। तो इसीलिए सोशलिस्ट हमेशा हमेशा किसके अगेंस्ट में रहे? प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का यहाँ क्या मतलब है? ये मतलब है कि ये जो बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब हो गया इंडस्ट्रीज हो गई। इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे
जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं, और नॉट विद द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। इंडिविजुअल्स कंसर्न विद प्रॉफिट, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। लास्ट लाइन पढ़ो डिटेल में, इंडिविजुअल्स कंसर्न विद प्रॉफिट नॉट ओनली एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो सोशलिज्म किसके अगेंस्ट में था, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में था। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं, एक ये हमारे और सोशलिज्म को बढ़ावा देने वाले थे जिनका नाम था रॉबर्ट ओन एंड लुइस ब्लैंक। रॉबर्ट ओन, लुइस ब्लैंक, फ्रेडरिक ईगल्स या कार्ल मार्क्स, ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ सोशलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था सोशलिज्म के लिए, आप देखो तो रॉबर्ट ओन ने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी जिसे हम बोलते हैं न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए, ठीक है। और लुइस ब्लैंक ने एक बहुत अच्छी बात की थी। लुइस ब्लैंक ने बोला था कि गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट दे टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्टिक, कि भैया कैपिटलिस्टिक को हटाओ और गवर्नमेंट का पूरा फोकस होना चाहिए कोऑपरेटिव्स के लिए। देखो लिखा है गवर्नमेंट शुड बी देयर टू फैसिलिटेट कोऑपरेटिव्स, ठीक है। ये चैप्टर अभी हमारा सोशलिज्म इन यूरोप यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई मेरा पढ़ाया समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, कोई मेरी गलती हो वो कमेंट सेक्शन में लिखना। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।